हेलो दोस्तों, लाइफ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जो भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें बच्चे टॉप ऑफ द लिस्ट में ज़रूर होते हैं। और बच्चों के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उनका स्कूल। दोस्तों, कुछ ही महीनों पहले मेरी एक डॉटर हुई थी और जब से वो पैदा हुई है तब से मैं उसके स्कूल को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हूँ और कहीं ना कहीं पढ़ रहा हूँ, अपने दोस्तों से सलाह ले रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड सर्कल में लगभग सभी अपने बच्चों की स्कूल को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और अच्छे से अच्छा स्कूल अपने बच्चे के लिए चूज़ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए 9 ऐसे टिप्स, 9 ऐसे पॉइंट्स जिससे आप अपने बच्चे के लिए करेक्ट स्कूल चूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबल एडवाइज़र और आज के एपिसोड में हम जानेंगे हाउ टू चूज़ अ करेक्ट स्कूल फॉर योर किड। तो दोस्तों, ये 9 पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। स्कूल चूज करते समय जैसे बच्चे एक दूसरे के पीयर प्रेशर में आकर कुछ काम कर देते हैं, आप दूसरे पेरेंट्स के पेरेंट्स प्रेशर में आकर कुछ काम ना करें। क्योंकि शर्मा जी का बेटा इस स्कूल में जा रहा है, क्योंकि वर्मा जी का बेटा इतने बड़े स्कूल में जा रहा है, ये सारे चीज़ें आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करने चाहिए। आपको वो 9 लॉजिकल स्टेप फॉलो करने चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, क्योंकि आपके स्टेटस सिंबल के ऊपर नीचे होने से आपके बच्चे का करियर बिगड़ सकता है, बच्चे की लाइफ बर्बाद हो सकती है। वो चीज़ ना होने दें। दोस्तों, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद भी मैंने अपने एकेडमिक कैरियर में एक्सेल किया, एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्सेल किया, आईआईटी मुंबई से ग्रेजुएशन किया, अपने वेंचर शुरू किए। तो स्कूल कितना महंगा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें क्या बुनियादी बातें हैं, वो 9 चीज़ें जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो अवेलेबल है कि नहीं, उसके आधार पर आपको स्कूल चूज़ करना है, बाकी सारी चीज़ों को साइड रख देना है। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, स्कूल की प्रॉक्सिमिटी, सेफ्टी एंड लोकेशन। दोस्तों, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके बच्चे 12 से 15 साल एवरी ईयर साल में 240 दिन जाने वाले हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि वो स्कूल जितना आपके घर के नज़दीक हो, कम्यूट का समय जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि हर दिन आने जाने में वो उतना समय व्यर्थ करने वाला है। मान लीजिए आपके बच्चे के स्कूल जाने में 1 घंटे का समय लगता है, तो ये बात सोचिए कि उसको हर दिन 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में 2 घंटे बिताने पड़ेंगे और दिन में 24 घंटे ही होते हैं। प्लस उसको बाकी सारे बच्चों से जल्दी उठना पड़ेगा और बाद में सारे बच्चों से लेट घर आएगा। और जैसे जैसे हम सीनियर क्लासेस में जाते रहते हैं, आप समझते हैं कि ट्यूशन का प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है, तो बच्चा बेचारा थका हारा घर आएगा, 1 घंटा उसको कम्यूट में लगेगा, ढंग से खाना भी नहीं खाएगा और उसको ट्यूशन के लिए भागना पड़ेगा। तो अपने बच्चे के कंफर्ट का ध्यान रखिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखिए कि स्कूल की लोकेलिटी कैसी है, क्या आसपास का माहौल सेफ है, क्योंकि कई सारे बच्चे वॉकिंग या फिर साइकिल इत्यादि से आते जाते रहते हैं, तो कहीं वहाँ पर सेफ्टी का इश्यू तो नहीं है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्कूल के आसपास ट्रैफिक का माहौल कैसा है, कहीं स्कूल किसी हाईवे पर ही तो नहीं बना हुआ जिसमें स्कूल से बाहर निकलते ही तेज़ गाड़ियाँ आती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है वो आता है स्कूल का बोर्ड। तो दोस्तों, आपको बोर्ड्स के अब काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीबीएसई जो सबसे बड़ा बोर्ड हो गया, उसके अलावा आईसीएसई, आईजीसीएसई, आईबी इत्यादि बोर्ड भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ट्रांसफरेबल या फिर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप सीबीएसई बोर्ड प्रेफर करें, क्योंकि हो सकता है आप जिस सिटी में ट्रांसफ़र हुए हैं उस सिटी में सीबीएसई के अलावा दूसरे बोर्ड्स की स्कूल अवेलेबल नहीं हो, तो ट्रांसफ़र में आपको दिक्कत आने वाली है। साथ ही साथ करिकुलम के लेवल पर बच्चे को भी प्रॉब्लम आने वाली है। या फिर मान लीजिए आप एफ्लुएंट फैमिली से नहीं हैं और लॉन्ग टर्म में आपको अपने बच्चे को किसी अच्छे इंडियन कॉलेज में ही डालना है, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी या फिर एम्स, तो इन सभी का करिकुलम भी सीबीएसई पर बेस्ड रहता है। ठीक इसी तरीके से आईबी, आईसीएसई और आईजीसीएसई बोर्ड्स के भी अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी रिसर्च करके ही आपको करेक्ट बोर्ड चुनना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इन बोर्ड्स को आप डीप में समझे, प्लस आपके बच्चों के लिए कौन सा बोर्ड है करेक्ट, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा, हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाएंगे। तीसरी जो बात आती है वो है फैकल्टी क्वालिटी एंड टीचर टू स्टूडेंट रेशियो। तो दोस्तों, जो अच्छे स्कूल होते हैं वो अच्छे अपने टीचर्स के कारण होते हैं।
टीचर्स की क्वालिटी पर आपको ज़रूर ध्यान देना है, उनके क्वालिफिकेशन पर ध्यान देना है, उनके एक्सपीरियंस पर ध्यान देना है। आप जब भी स्कूल की रिसर्च करने जाएं, ग्राउंड और ये सब देखने के अलावा ये भी बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे आखिरकार पढ़ा कौन रहा है। साथ ही साथ आप टीचर और स्टूडेंट रेशियो को भी ध्यान से समझें। यदि आप अपने बच्चे को जूनियर क्लासेस में, प्री प्राइमरी में डलवा रहे हैं, तो वहाँ पर जो टिपिकल थंब रूल आपको ध्यान रखना है 1:15, यानी एक टीचर पर 15 बच्चे होने चाहिए, यानी क्लास की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो 15 के आसपास रहनी चाहिए। वहीं यदि आप सीनियर क्लासेस की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, तो 30 to 35 इज़ अ ऑप्टिमम नंबर। कई क्लासेस में ऐसे देखता हूँ कि 60, 70, 100 तक बच्चे भर दिए जाते हैं। वहाँ न तो बच्चे प्रॉपर तरीके से बोर्ड देख पाते हैं, न इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर से, न अपने क्वेश्चंस ही पूछ पाते हैं। थर्ड जिस पॉइंट की बात करने वाला हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्कूल किस तरीके से बना हुआ है, उसके पास कितनी स्पेस है, प्लेग्राउंड्स वगैरह हैं कि नहीं। आपका बच्चा जिस भी स्कूल में जाता है वो अपने 12 से 15 साल हर दिन 6-7 घंटे बिताने वाला है। ये आपके जॉब की ही तरह है। ऐसे में यदि उसके क्लास में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, क्लीन टॉयलेट्स नहीं है, तो वो 12 से 15 साल तक इस बात को सफ़र करने वाला है। तो नंबर 1 आप ध्यान रखिए कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेकंड, आप ध्यान देखिए कि वहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं, जिसमें आते हैं कंप्यूटर रूम, लेबोरेटरीज और मॉडर्न लाइब्रेरीज। ये सारी चीज़ें स्कूल में होनी चाहिए। थर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको देखना है वो देखना है प्लेग्राउंड। आजकल कई स्कूल्स सिर्फ बिल्डिंग्स हो जाते हैं जहाँ पर खेलने की नाम मात्र की जगह नहीं होती। मैं जिस सेकंड स्कूल में पढ़ा था उसमें जितनी स्कूल का एरिया था उसका 1/10 एरिया ही प्लेग्राउंड था, जिसके कारण पहली बात तो एक समय में केवल एक ही क्लास वहाँ पर आकर खेल सकती थी। अब वो खेलने का समय हो सकता है आपको धूप में वो पीरियड मिल रहा हो और वो भी हफ्ते में एक, और वहाँ पर आप केवल वॉलीबॉल खेल सकते थे और वो भी पीरियड कैंसिल हो जाता था क्योंकि अक्सर वॉलीबॉल पड़ोस के घरों में चली जाती थी। ऐसे स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं डालिए। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया किताब है आउटलायर। उसके ऑथर कहते हैं कि जिस भी काम में आप 10,000 घंटे लगा देंगे उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। मेरी उम्र में किसी भी चीज़ में 10,000 घंटे इन्वेस्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, स्पेशली स्पोर्ट्स। लेकिन यदि आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छा है और वो स्पोर्ट की फैसिलिटी उस स्कूल में है ही नहीं, तो उसके 10,000 घंटे कभी भी उस स्पोर्ट्स में नहीं लग पाएंगे। तो आप ऐसी स्कूल चूज करिए जहाँ पर न सिर्फ प्लेग्राउंड हो बल्कि उन प्लेग्राउंड्स में मैक्सिमम टाइप्स के स्पोर्ट हों। वो कन्वेंशनल स्पोर्ट जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट हो ही, साथ ही साथ थोड़े अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स के भी एरिनाज हों, फॉर एग्जांपल मार्शल आर्ट्स, एरोबिक, ताइक्वांडो। तो इससे बच्चे के पास बेहतर चॉइसेस हो पाएगी, वो जान पाएगा कि उसके लिए कौन सा स्पोर्ट सबसे बेस्ट है और वो अपना समय उस स्पोर्ट्स में जो एडिशनल समय वो इन्वेस्ट कर सकेगा। पांचवी जो बात आती है वो आती है एक्स्ट्रा करिकुलर की, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर आज हमारे एकेडमिक्स के साथ ही हमारी एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें टीम वर्क, इनोवेशन, बॉन्डिंग जैसे कई सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं जो लॉन्ग रन में उनके करियर में काम आते हैं। तो आपको ध्यान देखना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर स्कूल में कैसा है। न सिर्फ वहाँ पर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट होनी चाहिए बल्कि फैकल्टी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। कई सारे स्कूल नाम मात्र के लिए म्यूजिक रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम बना तो देते हैं लेकिन वो खाली पड़े रहते हैं क्योंकि उनके पास अच्छी फैकल्टी नहीं होती है। तो नंबर 1 आपको ध्यान रखना है कि उनका एक्स्ट्रा करिकुलर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स है कि नहीं। नंबर 2 फैकल्टीज है कि नहीं। नंबर 3 क्या स्कूल पार्टिसिपेट करता है इन सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। यदि करता होगा तो उनकी फोटोज आपको स्कूल के बोर्ड पर जरूर दिख जाएगी। इसमें एक एडवांटेजियस बात यह होती है कि यदि आपकी स्कूल की मल्टीपल ब्रांचेस है, सिटी में भी और स्टेट में भी, तो फिर बच्चे के कंपटीशन में पार्ट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ब्रांचेस वाली स्कूल्स में जनरली इंटर स्कूल कंपटीशन ज्यादा होते हैं। अब दोस्तों 6th पॉइंट पर आते हैं जो है मॉडर्निटी। तो दोस्तों मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं कि स्मार्ट क्लासरूम बना दिए, क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा दिए, टीचर के हाथ में हमने जॉयस्टिक दे दी या रिमोट दे दिया जिसके थ्रू वो पढ़ा रहा है। क्योंकि दोस्तों ये मॉडर्निटी के नाम पर एक धोखा है आपसे पैसे निकालने का। ज़्यादातर स्कूल्स में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लगा देने के बाद भी जो टीचर उसे पढ़ा रहे हैं वो मॉडर्न नहीं है। उनका कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो उन्हें आईटी डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ता है उसे फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो मॉडर्निटी में आपको ये चीज़ देखनी है कि स्कूल आपके बच्चे को इन मॉडर्न इक्विपमेंट्स का कितना एक्सेस दे रहा है। क्या कंप्यूटर लैब का, प्रोग्रामिंग का इनफ एक्सेस आपके बच्चे को दिया जा रहा है।
क्या लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, नई नई चीज़ें ट्राई करने के लिए आपके बच्चे को चांसेस मिल रहे हैं? क्या स्कूल ओपन है नए आइडियाज़ को लेकर, नए इनोवेशंस को लेकर, यहाँ दकियानूसी बातें कर रहा है? ये सारी चीज़ें मॉडर्निटी के अंदर आती है। आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं बहुत तेज़ी से होने वाले हैं, तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर आपके बच्चे को इन मॉडर्न चीज़ों का मिलेगा, वो आने वाले समय में उसी हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा। तो दोस्तों, स्कूल का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप एक से बाद एक क्लासेस जंप करते चले जाएं। स्कूल का ओनली पर्पज़ ये होना चाहिए कि आने वाला फ्यूचर अनसर्टेन है, उस अनसर्टेन टाइम के लिए आपका बच्चा तैयार रहे और उस टाइम को पूरी शिद्दत के साथ आपका बच्चा फेस कर पाए। तो दोस्तों, जब हम स्कूल में थे उस समय इंटरनेट नहीं था, जब हम सीनियर क्लासेस में थे तब स्मार्टफोन नहीं था, प्रोग्रामिंग का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, जब हम उसके बाद आए तो यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था। इन सभी चीज़ों को हमने अपने रेगुलर वर्क लाइफ के साथ सीखते चले गए, अडेप्ट होते चले गए, ना सिर्फ सीखा जबकि इसको अपना पार्ट टाइम बिजनेस तक बना दिया। तो दोस्तों, ठीक उसी तरीके से आपके बच्चे को जो स्कूल अडेप्ट करने में मदद करेगा, वो स्कूल ही आपके बच्चे के लिए परफेक्ट है। 7th पॉइंट पर आते हैं, स्कूल के पास्ट रिजल्ट्स। तो दोस्तों, जैसे आपने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स के एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, पास्ट रिजल्ट्स आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स, लेकिन अक्सर इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जिस स्कूल के पास में रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, देयर इज अ हायर चांस कि उस स्कूल के फ्यूचर के रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो एक नज़र स्कूल के पास रिजल्ट्स पर भी डाल दीजिए, किस तरीका का परफॉर्मेंस रहा है स्कूल का बोर्ड के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स में, एटसेट्रा। 8वां और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीस। आपको जिस भी स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं, न सिर्फ करंट क्लास का फीस स्ट्रक्चर बल्कि बढ़ते हुए फीस स्ट्रक्चर, आने वाली क्लासेस के फीस स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है, फीस स्ट्रक्चर एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ता चला जाता है, जो आपके बजट के आउट चला जाता है। एंड इन एनी वे हायर फीस डज नॉट गारंटी बेटर क्वालिटी। जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ वहाँ की सालाना फीस कुछ 3,000 रुपये हुआ करती थी। जिस स्कूल में मनदीप पढ़े हैं उसकी भी फीस आज की फीस की तुलना में काफ़ी कम थी। तो ज़रूरी नहीं है कि हायर फीस हायर क्वालिटी आपको दे। तो दोस्तों, लास्ट 9th पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, डिसिप्लिन। तो दोस्तों, एक बच्चा है जो मनदीप के स्कूल में पढ़ता है, वो 3rd क्लास की एज से सिगरेट पीना शुरू कर चुका था। एक और है जो क्लास 7th 8th से ही पोर्नोग्राफिक रुचियां रखने लगा था। अपने 24 घंटे में से आपका बच्चा दिन के 6-7 घंटे स्कूल में बिता रहा है, और ना सिर्फ बिता रहा है, उसके आसपास बहुत सारा इन्फ्लुएंस भी है इन फॉर्म ऑफ फेलो स्टूडेंट्स, सीनियर्स, टीचर्स, स्टाफ एटसेट्रा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा स्कूल चूज़ करें जो वेल डिसिप्लिन्ड हो, जहाँ पर हिस्ट्री में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए हों जो आपके बच्चों को या आपको या स्कूल को शर्मसार करते हों। तो दोस्तों, इसको मैं पिछले पॉइंट से रिलेट करता हूँ। अक्सर हम ये समझते हैं कि हायर फीस, कांच वाली बिल्डिंग एक बेहतर स्कूल प्रोवाइड करेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए, हमारे शहर का जो सबसे महंगा स्कूल है, जहाँ पर बच्चे BMW, ऑडी से नीचे गाड़ियाँ लेकर ही नहीं आते या उनसे उतरते हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए कि जिस स्कूल में लोग BMW, ऑडी को कंपेयर करते हैं, अपने अपने आईफोन्स के मॉडल्स को कंपेयर करते हैं, ऐसे में जब एक मिडिल क्लास बच्चा उस स्कूल में जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी। शायद वो चोरी चकारी तक करने लगे उन अमीर बच्चों के सामने अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए। हो सकता है आपके शहर में सबसे महंगा स्कूल वेल डिसिप्लिन्ड भी हो, लेकिन ये आपको देखना और समझना होगा, रिसर्च करना होगा। वेल डिसिप्लिन स्कूल लेने से आपके बच्चे के फ्यूचर करियर में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। वो डिसिप्लिन तरीके से अपने कॉलेज लाइफ को भी जी पाएगा। यदि वो स्कूल की एज से ही इनडिसिप्लिन्ड है तो कॉलेज लाइफ तो बहुत ही इनडिसिप्लिन में निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये 9 पॉइंट्स हमने स्क्रीन पर समरी में दिखा दिए हैं। आपके क्या सजेशंस है वो आप हमको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो दोस्तों, इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।